अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है? Good morning because we had very good victory last night from USA. जब हम जीतते हैं तो हमारी मॉर्निंग्स बड़ी अच्छी हो जाती हैं, तो लिहाजा अब तक तो 2 जीते हमारी हो चुकी हैं और कल वाली तो बहुत ही अच्छी थी। हाँ, मोमेंटम हमारा बिल्ड हो रहा है टू फेस इंडिया ऑन द 15th of February। अब वो मैच भी आपको पता है होगा ही और बड़ी एक्साइटमेंट ऑलरेडी शुरू हो गई है, एक्साइटमेंट स्लैश टेंशन शुरू हो गई है, उसको लेकर प्लान्स भी बन रहे हैं। अच्छा, छोटे छोटे खदशात तो थे कल के मैच के हवाले से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पाकिस्तान ने कोलंबो में खेले गए मैच में अमेरिका को कितने 32 रन से शिकस्त दे दी और जबरदस्त किस्म की बात है जी। और अमेरिका ने पाकिस्तान, आपको पता है ना, अमेरिका ने हराया था हमें। क्यों याद दिलाया है? वो मैंने लाइन काट दी थी, जरूर आपने इस किस्म की बातें करनी थी। मतलब ख्याल है, मेरा ख्याल है कि हमें याद होना चाहिए, अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था और पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर्स में 190 रन बनाए और जीत के लिए अमेरिका को 191 रन का हदफ दिया। भाई साहबजादा फरहान के क्या कहने हैं, उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। 41 गेंदों पर 73 रन उन्होंने बनाए और इसी के साथ वो मैन ऑफ द मैच भी वो बने। और कल अच्छी बात ये हुई कि बाबर आजम भी बड़ी हद तक फॉर्म में दिखाई दिए, सो दैट इज प्रॉमिसिंग। और उन्होंने 32 गेंदों पर 46 रन बनाए और जवाब में अमेरिका की टीम जो थी वो 8 विकेटों पर 158 रन ही बना सकी। और शादाब के हम 12 जो उनका था ना परफॉर्मेंस, उनकी 12 बॉलों पर 30 रन, जारहाना बैटिंग, उसको अगर माइनस कर दें तो लिटरली हम फंस सकते थे इस मैच में। उन्होंने शानदार कारकर्दगी और मौके पे चौका जो मारा जाता है ना, तो वो कल दैट वाज अ साइट टू बी सीन। जिस परफॉर्मेंस की उनसे तवक्को थी और जिसको हम मिस कर रहे थे और हमें चाहिए थी, उसकी वजह से शादाब की क्रिटिसिज्म काफी हो रही थी। लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। और उस्मान तारिक को भी कल ही टीम में शामिल कर लिया गया, सलमान मिर्जा की जगह ऑल्दो किया गया। फिर एक और सवाल किया गया कि सलमान मिर्जा जो ऑलरेडी इन फॉर्म है, क्या उनको टीम से बाहर निकालना ठीक था, कंसिडरिंग कि शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म नहीं उस तरह से लग रही है। और जाहिर है पैच आता है किसी भी फास्ट बॉलर पर, अभी वो उनका पैच चल रहा है, अल्लाह करे कि उनकी फॉर्म वापस आ जाए। हाँ, लेट्स नॉट जस्ट यू नो से दैट एंड अननेसेसरीली प्रेशराइज इसलिए ना करें। 2 मैचेस हुए हैं अभी और हम अननेसेसरीली प्रेशराइज शाहीन को नहीं कर रहे। हम ये जरूर कह रहे हैं कि एक इन फॉर्म फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा, उनको बाहर बिठा दिया गया। उन्होंने पहले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, सो उनको बाहर बिठा दिया गया। और भी फैसले होते हैं, शायद वेट कर रहे थे कि ये भी इनफॉर्म नजर आएंगे, बट दैट डिडंट हैपन। तो जी ये रहा कल का अहवाल, मैच का अहवाल। सो इस पे हम बात कर लेते हैं। अभी हमारे साथ कौन कौन मौजूद है भाई? भट्टी साहब हैं और सिकंदर बख्त इज विद अस एज वेल। सिकू जी, अच्छा ज़बरदस्त मैच रहा, हमने एंजॉय किया। बाबर की कुछ शॉटें भी फिर शुरू में हमें लग रहा था, फिर दिन हमें रिदम में नज़र आए। साहबजादा फरहान तो बेहतरीन थे ही, साइम का हमें नहीं समझ आया कल का परफॉर्मेंस, और फिर शादाब की यू नो एज अ बैटर परफॉर्मेंस, एज एन ऑलराउंडर उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस इनक्रेडिबल। हम पहले बैटिंग लाइनअप की बात कर लें, फिर हम ओवरऑल फील्डिंग और बॉलिंग की बात करते हैं। क्या ख्याल है सिकू जी? देखिए कल जो है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा सबसे गुड मॉर्निंग। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कल मैं बार बार बैठा सोच रहा था कि किसी तरह मैं मैसेज करूंगा, अगर आपने कोई भारत के खिलाफ चेंज करना है तो वो आज कर लें, ताकि उस लड़के को प्रैक्टिस मिल जाए। जैसे नाफे का जिक्र हो रहा था, उस्मान का हो रहा था, तो उस्मान को तो कर लिया, इनको खिलाएं ना खिलाएं। तो मैं ये बैठा सोच रहा था किसी तरह मैं मैसेज पहुंचाऊं कि भाई जिसको भी भारत के खिलाफ आपने खिलाना है अभी खिला दें, ताकि उसको प्रैक्टिस मिल जाए। और खैर उन्होंने टीम इस लिहाज से बैलेंस करके उन्होंने खिला दी, चले ठीक किया। अब उनको कोई टीम में तब्दीली नहीं करनी चाहिए। शाहीन की पिटाई हुई है जो कि बहुत अच्छी चीज नजर नहीं आ रही है मुझे, क्या उसको आप चेंज करेंगे, बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो बैटिंग हमारी बहुत जबरदस्त रही, अगरचे हमने आखिरी के जो 13 रन के ऊपर हमारी 5 विकेटें गिर गई थी। 13 रन पे 5 विकेटें गिर गई थी, वो इतनी मजेदार चीज नहीं थी। जैसे अभी आपने शादाब का जिक्र किया, ही वाज द स्टार्ट, जो कल का जो मैच था उसने आके जो नीचे 12 गेंदों के ऊपर 30 रन किए, उसका बड़ा जबरदस्त किस्म का इंपैक्ट पड़ा है। Absolutely. और वरना हम बीच में फंस जाते। तो उसकी बैटिंग में एक चीज नजर आ रही है कि हमारे पास जो 3 ऑलराउंडर हैं, नवाज, शादाब और फहीम, पिछले मैच में फहीम चला, इस दफा शादाब चल गया, तो अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले मैचों में दूसरे चलेंगे। मगर इन सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, बहुत बड़ी गलती है, वो ये है कि देखें आप हर चीज स्पिनर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आपको फहीम अशरफ से एक आधा ओवर कराना चाहिए
खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, किसी अगले मैच में जरूरत पड़ गई फास्ट बॉलर की, आपने तो उसे बॉलिंग ही नहीं करा रहे। हाँ। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये मैं हर This is a very very important point actually, सिकू। हर लड़के को आप थोड़ा थोड़ा खिलाते रहें, क्योंकि जहां वहीं हमें मतलब से दो एक फास्ट आधा बॉलर्स के ओवर साथ करा जाना पड़ा, वहां तो हम फंस जाएंगे टीम कॉम्बिनेशन में। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, उसको एक आधा ओवर करा देना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर चले खैर कोई बात नहीं। कल के मैच मैंने पहले ही कहा था, सिकंदर शायद इसलिए भी एक आध ओवर करा देना चाहिए था जो आप कह रहे हैं, बिकॉज द कंसंट्रेशन वाज नॉट ऑन द नेक्स्ट मैच। कल का जो मैच हो रहा था उसके लिए क्या परफेक्ट सिचुएशन थी, उसमें काम कर रहे थे। बट यू आर राइट, क्योंकि नेक्स्ट हमारा बहुत बड़ा मैच है। तो टूर्नामेंट है ना जी हुमा, जब आप एक चैंपियनशिप खेलने जाते हैं तो थोड़ा बहुत हर एक को एक एक ओवर, मैच कल हमारे कंट्रोल में था, एक ओवर करा देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जबरदस्ती आपने शाहीन से कराकर उसका भी कॉन्फिडेंस खराब किया ना। शाहीन का कॉन्फिडेंस आपका ख्याल है अच्छा होगा? नहीं, इस वक्त 18वां ओवर हम फहीम से करवा सकते थे। हाँ, एक आधा ओवर करा देना चाहिए था। खैर ये बात थी मेरी। अच्छा जी, हम अब्दुल माजिद भट्टी साहब के पास चलते हैं। भट्टी साहब, सलमान मिर्जा की बात हो रही थी बिकॉज सलमान की फॉर्म लगी हुई है और जाहिर है उन्होंने परफॉर्मेंस दी पहले मैच में, फिर उन्हें बाहर कर दिया गया। हम क्या कोई तब्दीली देखेंगे अगले मैच में, या कल जो टीम हमें नजर आई है वही आगे कैरी ऑन करेगी? अब्दुल्ला, सबसे पहले तो सुबह खैर और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, विनिंग कॉम्बिनेशन नॉर्मली चेंज होते नहीं है, और अगर कोई फोर्स चेंज ना हुई तो मुझे नहीं लग रहा कि 11 में कोई तब्दीली होगी। यही 11 उतरेगी। और बिल्कुल जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं, मैं यही बात करूंगा कि फहीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर है, और हमने दोनों मैचेस में एक भी ओवर फहीम अशरफ को नहीं दिया। तो एक तो फहीम अशरफ, फिर साइम अय्यूब पिछले मैच में भी एक ओवर करवाया, कल पहले ओवर में उनको मार पड़ गई, दूसरा ओवर हमने उनको नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में जब बहुत ज्यादा ऑप्शन सलमान अली आगा के पास आ जाते हैं तो लगता है कि कहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि बाबर आजम का स्कोर कर देना ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, लेकिन इतवार को अब बाबर के पास मौका है कि लाइफ टाइम इनिंग्स खेले, क्योंकि उनके कैरियर में अभी तक कोई ऐसी शायद यादगार इनिंग्स नहीं है जो बाबर, जिस तरह जावेद मियादाद का हम छक्का आज तक याद करते हैं, इंजमाम, यूनुस खान, जहीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद, सबके कैरियर में एक एक दो यादगार। इंडिया के खिलाफ जो बाबर और रिजवान ने मैच जितवाया था, हाँ, वो सर्टनली है, वो तो है जी, वो है। लेकिन छोटी इनिंग्स थी, 50-55 रन उन्होंने किए थे। लेकिन बाबर के पास मौका है कि उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुई है और हो भी रही है। तो इतवार को बाबर को इस 40 रन की इनिंग्स को 70-80 रन में कन्वर्ट करके पाकिस्तान को जितवाना पड़ेगा, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर अच्छा, एक तो भट्टी साहब की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दें। दूसरा ये भट्टी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यूएस की टीम थी, वो तो स्पिनर पे फंसती है। हम इंडिया के साथ भी इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे विद वन रेगुलर फास्ट बॉलर। हमने फहीम से बॉल नहीं कराई, हमने पिछले मैच में ऑल्दो सलमान और शाहीन दोनों को रखा था, लेकिन हमारे लिए उस्मान तारिक भी इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है फॉर द नेक्स्ट मैच कि हाँ उस्मान भी हों और शाहीन भी हों और सलमान भी हों? अच्छा अब्दुल्ला, हमने जो पहले 2 मैचेस खेले ना अगेंस्ट नेदरलैंड्स और यूएस, ये थे सिनालीज स्पोर्ट्स क्लब में। सही है। अब पाकिस्तान का जो तीसरा मैच है इतवार को अगेंस्ट भारत, वो है प्रेमदासा स्टेडियम में। अब हमें नहीं पता कि प्रेमदासा स्टेडियम की पिच कैसी है, लेकिन कल हमने देखा है प्रेमदासा स्टेडियम में भी बैटिंग पिच है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर कोई चेंज करता है, सलमान मिर्जा या नसीम शाह को अगर लाने की कोशिश करता है, तो फिर एक स्पिनर कम करना पड़ेगा। तो वो स्पिनर अगर कम होता है तो फिर उस्मान तारिक ही कम होते हैं, क्योंकि शादाब को ड्रॉप नहीं करेंगे, मोहम्मद नवाज को ड्रॉप नहीं करेंगे, तो उस्मान तारिक ने 3 विकेट ली हुई। तो मुझे लग रहा है कि अनचेंज स्क्वाड पाकिस्तान का जाएगा। लेकिन फिर भी अभी इतवार में 4 दिन बाकी हैं, कंडीशंस देखेंगे, पिच देखेंगे, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन अभी तक तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान इन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ जाएगा इतवार को भी। अच्छा, नाफे को ट्राई नहीं किया गया, ये भी जरा सिकंदर आप बताएं, क्योंकि फखर को बाहर बिठा के और उस्मान एज अ कीपर उनकी बिल्कुल उनको नीचे नंबरों पे बैटिंग कराई, तो व्हाई वाज नाफे नॉट ट्राइड? और ये अब ये अगर एक्सपेरिमेंट हो या फिर ट्राई हो तो ये नेक्स्ट वाले मैच में होगा अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के अगेंस्ट हमें एक परफेक्ट सिचुएशन चाहिए और परफेक्ट सेटिंग चाहिए।
या देखिए नाफे को मैंने कभी नहीं देखा कोई खेलते हुए कोई ऐसी चीज, ठीक। बड़ा नाम सुन रहे हैं, बहुत नाम सुन रहे हैं, नाफे नाफे नाफे, वो है किधर से आया, क्यों नहीं खेला। मेरा सवाल एक है कि पूरे सिस्टम से, एक नाफे के लिए और एक उस्मान तारिक के लिए, कि ये दोनों लड़के इस सिस्टम में मौजूद थे मगर किसी टीम से नहीं खेलते, क्या वजह है? भाई डोमेस्टिक क्रिकेट कोई सी टीम मैंने पिक करे, पाकिस्तान पिक कर, पीएसएल में वैसे खेला था। पीएसएल होता है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट भी तो होती है, 4 रोजा क्रिकेट होती है, 3 रोजा क्रिकेट होती है, 10 चीजें होती हैं, कोई नहीं खेलता, क्यों नहीं? ये मेरा एक सवाल है जो मेरे समझ से बाहर नहीं है। अच्छा, अब के उसको खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, जो मैंने आपसे पहले बात कही थी ना कि अगर मेरा दिल होता मैं उनसे बात करता, मैं कहता अगर कोई चेंज इंडिया में करनी है ना अभी खिला दो, ताकि नाफे को भी प्रैक्टिस हो जाती, कॉन्फिडेंस होता। अगर उसको डायरेक्ट इंडिया के खिलाफ खिलाएं इतना प्रेशर वाले मैच में, क्या वो उसके लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि ये तो अब टीम ही फैसला करेगी कि आप इतने बड़े मैच में आप उसको चेंज करेंगे तो किसकी जगह करेंगे। अच्छा सिक्कू, हम साइम की बात कर लें जरा। आप ज़ाहिर है नौजवान हैं, पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया है उन पे और इसीलिए किया है कि हमें उनसे बहुत तवक्कुआत हैं। मतलब कल कोई शॉट तो नहीं थी वो खेलने वाली जिसपे वो आउट हुए हैं? नहीं देखो, वो उसकी निक आई हुई है, ये मैं जरूर कहूंगा। जैसे कि फरहान की आई हुई है ना, उसके बॉल बल्ले पे आ रहा है, मगर वो बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा शॉट्स खेल लेता है। उसको इस पे थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। देखें, मैं मानता हूँ आप यंग हैं, एग्रेसिव हैं, आपके बल्ले पे गेंद आ रहा है, आप दूसरे को भी तो थोड़ी सी इज्जत देना बॉलर्स को। ये तो नहीं है कि बस हर बॉल के ऊपर मैं चलाऊंगा, मैं मारूंगा, मैं थोड़ा टाइम ले। लेकिन अगर चल पड़े तो अच्छी बात भी है, मतलब इफ इट वर्क्स तो फिर तो हुमा पिछले दिनों से वो रन्स कर रहे हैं। देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने कोई 3 मैचों में रन्स किए, पिछले मैच में भी थोड़े बहुत रन्स किए, इस दफा वो फील हुए। मगर मैं उनको यही एडवाइस करूंगा, टेक योर टाइम, इतनी जल्दी ना करो। दूसरों को भी थोड़ा देखो, वो भी तो बॉलिंग करना। देखिए हमेशा जब मैं बॉलर था ना, उस जमाने में तो T20 नहीं होती थी, मगर जब कोई मुझे मारने लगता था, मुझे थोड़ी सी खुशी और उम्मीद पैदा हो जाती थी कि ये मुझे मार रहा है, ये जरूर चांस देगा। तो ये चीज उनको थोड़ा कंट्रोल कर ले तो आई एम श्योर ही इज इन अ वेरी गुड निक। अच्छा, क्या नाम था जिसने 3 यूएसए वाले जिन्होंने 3 आउट किए हैं? जी भट्टी साहब पहले नाफे की जो सिकंदर भाई बात कर रहे हैं ना, नाफे कराची से खेलते हैं। अभी श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने एक T20 इंटरनेशनल खेला, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, फॉरेन लीग्स खेलते हैं, अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई अननोन है। 2 इंटरनेशनल ऑलरेडी उनके कैरियर में हो चुके हैं। लेकिन अगर नाफे को खिलाना है तो उस्मान खान को रिप्लेस करना पड़ सकता है, क्योंकि उस्मान खान की विकेट कीपिंग भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। फिर पिछले दोनों मैचेस में वो 0 पर आउट हुए, तो उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा खराब लग रहा है। तो नाफे एक मुमकिन चेंज हो सकता है, या फिर उस्मान खान को ड्रॉप करके फखर जमान को ले आए और साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवा ले भारत के खिलाफ। अच्छा, भारत के खिलाफ इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। अगर आपने कभी फरहान से कीपिंग करानी है तो मैं तो हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि पहले उसको करा के देख लो, एक आधे मैच में कहीं करा लिया करें। मतलब आपका मौक़िफ़ है कि आप उस दिन एग्जैक्ट जो है जिस दिन बड़ा आपका पर्चा हो उस दिन एक्सपेरिमेंट ना करें। अच्छा, हम अपने फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे थे और थोड़ा सा कंपैरिजन विद बेन शॉल्विक भी दे दें। बॉलरों को पिटाई लग रही थी बिल्कुल, और बेन शॉल्विक की परफॉर्मेंस जो थी व्हिच वाज वेरी वेल पेस्ड एंड ऑल। अब थोड़ा सा कंपैरिजन सिकंदर दें, क्योंकि शाहीन की परफॉर्मेंस भी हमने देखी है। शॉल्विक, मैं सही नाम ले रही हूँ आई होप? बड़ा मुश्किल नाम है, साउथ अफ्रीकन है वो जी। अच्छा देखिए, वो जो शॉल्विक हैं वो 95 फर्स्ट क्लास मैच खेले में साउथ अफ्रीका में, 95। हमारे लड़के तो राफे ने 2 खेले में, उस्मान खान ने 4 खेले में, उसने 90 एक्सपीरियंस है। वो क्या कर रहा था, मैंने कल उसकी बॉलिंग देखी, 4 और 4 उसने दोनों मैचों में आउट किए। वो गेंद को एक पेस से नहीं करा रहा था, मुसलसल या तो वो स्पिन कर रहा था, भाग के आकर कभी वो तेज करता, जिसको वो कटर कहते हैं, वो उंगलियों से आप गेंद करने लगते हैं। तो वो अपनी बॉलिंग की स्पीड में इतनी ज्यादा वेरिएशन कर रहा था जिससे समझ में उन लड़कों को शायद नहीं आ रही थी, और बीच में वो एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद भी करता था जो तेजी के साथ आता। तो उसमें उसके बॉलिंग में वैरायटी बहुत है, जिसके वजह से वो बहुत कामयाब हुआ है। मगर ये तो हर एक के लक की बात होती है कि किसी की फॉर्म लगी है, किसी की नहीं लगी। तो उसकी इस वक्त फॉर्म लगी हुई उस लड़के की। लेकिन सिकंदर भाई, जब वेरिएशन की बात कर रहे हैं, शाहीन की बॉलिंग में हमें वेरिएशन नजर नहीं आ रही। वो एक ही स्पीड से, पेस से बॉलिंग करने की। बट्टी साहब पहले मैच से मैं कह रहा हूँ, मुझे
मैं आज शर्तिया कहता बट हूं ऑन कि द कॉन्ट्ररी हमें सलमान की गेंद में वो वेरिएशन नजर आ रही थी। आ रही थी, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए एक और चीज मुझे तो वो फिट नहीं लगते, और दूसरी एक चीज हमें बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए कि जिन लड़कों के 90 मैच हो गए जो 100 की तरफ जा रहे हैं, अब उन्हें मैच विनिंग परफॉर्मेंस देनी है, इम्पैक्ट इन परफॉर्मेंस दी। इम्पैक्ट का वर्ड यूज करूंगा, चाहे वो कोई 7 आउट ना करें, 4 आउट ना करें, मगर इम्पैक्ट परफॉर्मेंस दें, जिसके अंदर शाहीन भी शामिल है, जिसके अंदर फखर भी शामिल है, जिसमें बाबर भी शामिल है। ये लड़कों के मैचेस तो देखें, 100 मैच हो रहे हैं, मगर इनकी इम्पैक्ट परफॉर्मेंस, अदरवाइज ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप होना चाहिए, इनको इस फॉर्मेट से अलग कर देना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है, सेलेक्टर सुनना चाहें सुन लें। अगर हम वर्ल्ड जीत जाते हैं, बुलबुल उठा के ले आते हैं, तो अच्छी बात है, जो परफॉर्मेंस देता है। इम्पैक्ट परफॉर्मेंस अगर इन सीनियर खिलाड़ियों से नहीं आ रही, जिनके 100 मैच हो गए, तो फिर फायदा क्या? ब्रिंग द न्यू बॉयज। ऑलराइट। अच्छा, एक जो पॉज होता है रनअप में, उसके हवाले से उस्मान के एक्शन पे भी अश्विन ने एक्चुअली उनकी साइड ली है, या फिर एक आर्ग्यूमेंट दी है कि while the batter can be allowed to switch, hit or reverse without informing the umpire or bowler, after him commits to start batting on one side, why are the restrictions only limited to the bowler? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग। सिकू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? देखिए अश्विन जो है ना, वो भी ऑफ स्पिनर है, ये भी ऑफ स्पिनर है। ऑब्वियसली उसका जो इंटरेस्ट है वो ऑफ स्पिनर के ऊपर है। तो देखिए वो बिल्कुल सही कह रहा है। एक बैट्समैन अपने आप को स्विच करता है ना, तो अगर हो सकता है कि अगर कोई बॉलर, मैंने बहुत से देखे हैं जिसकी क्लिप्स आती हैं कि वो लेफ्ट हैंड में गेंद लेकर आते हैं और आखिरी वक्त में वो राइट से लेकर गेंद करा देते हैं। तो ये एक स्टाइल है, उसके अंदर आपको वो इसका इश्यू नहीं उठाना चाहिए। अगर वो रुक रहा है, जब तक एल्बो, ये जो एल्बो होता है ये बेंड हो, तो जब भी जाकर चेकिंग कराती है कि अगर ये आपका एल्बो में कोई खम आ जाए। अगर वो खम नहीं आ रहा और वो सीधी आके गेंद करा रहा है, चाहे वो रुक जाए राउंड, आप उससे मलंगा को देखा था, वो तो यहाँ से गेंद करता था इस तरफ से। हाँ, उनका तो खैर बहुत ही एक और एक्शन है। हाँ, तो ये चीजें अलाउड हैं। खम नहीं आना चाहिए। अगर आपकी कोनी में खम आ गया, उसकी डिग्री है, उससे ज्यादा हो गया, तो फिर आप फंस गए। तो जब तक वो सही करा रहा है, खम का इशू। जी भट्टी साहब, कल के मैच में अगर आपने देखा हो कि उन्होंने दिखाया, फ्रेम बाय फ्रेम दिखाया गेंद डिलीवर करते हुए उस्मान तारिक को, तो वो कहीं भी उसके हाथ में, बाजू में खम नहीं आ रहा। बिल्कुल 15 मिनट के अंदर ही है वो। हाँ, तो जब तक के कोई खम नहीं आ रहा, तो ही बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन के बीच में है, तो उस पर कोई इशू उठना नहीं चाहिए। ठीक है, चले, ओवरऑल ग्रेट परफॉर्मेंस एंड डेफिनेटली गुड मैच टू विन। अगर अश्विन ने ये बात भी कर दी है, तो मैं कमेंट्स पे जाना चाह रहा था, अभी वो ब्रेक में देखूंगा। ऐसे माहौल में मैं भी ट्विटर खोला। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि उन्होंने इस मौके के ऊपर, जबकि हम लोग इतना टेंस सिचुएशन में हैं, ये बात माहौल की बात है ना, मतलब वो खामोश भी रह सकते थे अगर उनका मौक़िफ़ था भी, लेकिन उन्होंने उस पे बात की है। जी भट्टी साहब, जी। इंडिया के एक और मशहूर अंपायर हैं, उन्होंने भी इनके उस्मान तारिक पे बात की। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती इन पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, इनके बॉलिंग एक्शन में कोई खराबी नहीं है। आपको पता है, जिससे वो डर जाते हैं ना, तो फिर उसके लिए ये बातें शुरू कर देते हैं। नहीं, आई गेस वो अपने लिए भी एक स्पेस बना रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जी, डरने की बात नहीं होती है, डरने की बात नहीं, ये टेक्निक्स होती हैं। राइट। इतना पाकिस्तान के खिलाफ बातें उस बॉलर प्रेशराइज करने के लिए, क्योंकि आपको पता है उस्मान तारिक की मैच से पहले भी बात हो रही थी, मिस्ट्री स्पिनर हैं, वील प्रॉब्ली यूटिलाइज हिम ऑन द बिग डे अगेंस्ट इंडिया, बट यस, सो वो शुरू कर देते हैं। लेकिन चलिए, वहाँ पे खुद ही जवाब दिया जा रहा है इन बातों का। Got it. बहुत शुक्रिया सिकंदर एंड भट्टी साहब, थैंक यू। Now of course we are all waiting for the big one which is on Sunday. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, if you have बहस चल रही है नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग में फर्क की, तो अब वो हो गया, जिसके बारे में बहुत परेशान है। और सर्टेनली जितने भी वो यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, जितना भी उन्होंने 8 kVA, 5 kVA, 2 kVA, 10 kVA, 15 kVA का सिस्टम लगाया हुआ था, उस हिसाब से अब के बाद बिल ज्यादा ही आएगा, क्योंकि नेट मीटरिंग में द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू यूज्ड टू प्रोड्यूस और जो नंबर ऑफ यूनिट्स आप कंज्यूम करते थे, वो कैंसिल ऑफ कर देते थे एक दूसरे को। एग्जाम्पल दें, जैसे कि 100 पे अगर आपने 200 यूनिट कंज्यूम किए और आपने 200 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो आपके यूनिट बराबर हो गए, आपका बिल 0 है। हाँ, ठीक है। लेकिन अब हुकूमत नेट बिलिंग की तरफ जा रही है, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ था कि भाई जो लोग ज़्यादा बड़े बड़े सिस्टम्स लगा लेते हैं और ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं,
और तो अपनी कर रहे हैं ना, जो सोलर ज़्यादा लगा बिजली के। कंज्यूम करते हैं, और उनकी जो कैंसिलेशन होती है यूनिट्स की अगेंस्ट यूनिट्स, वो एक गैर मुनसिफाना निज़ाम है। और एट टाइम्स वो उनकी जो बचत वाली जो उनकी ओरिजिनल कंजम्पशन है वो 200 यूनिट से कम रह जाती है, और हुकूमत ने 200 यूनिट से कम वाले सार्फिन को सब्सिडी देने का एक प्लान बनाया हुआ है जिस पे अमल होता है, इसलिए गैर मुनसिफाना निज़ाम है। अब ये तो क्या नेट होगा, मीटरिंग जो है हुकूमत ने ये सहूलत जो है वो खत्म कर दी है। अब ये और क्या होगा हुमा कि क्या? जब नेट जो हम यूनिट कंज्यूम करेंगे फ्रॉम द मेन ग्रिड, और जो हम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे फॉर आवर ओन ग्रिड, जो यूनिट हम कंज्यूम करेंगे उनकी एक अलग अमाउंट, जाहिर है वो 50 रुपए पर यूनिट है, 45 रुपए पर यूनिट है, और हुकूमत हमसे जो यूनिट खरीदेगी वो 11 रुपए पर यूनिट क्यों भाई? खरीदेगी। ठीक है, हाँ जी, यही सवाल सो उस टोटल अमाउंट में से 50 रुपए पर यूनिट को में से माइनस कर देगी 11 रुपए पर यूनिट हमारे यूनिट्स, तो हमारा बिल ज्यादा आएगा ऑब्वियसली नेचुरली। सो इसी पे हम बात करते हैं। सेनेटर शहरी रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहबा, ज़ाहिर सवालात भी उठ रहे हैं। हुकूमत कहती है जी गैर मुनसिफाना था ये निज़ाम, इसमें वो लोग जो अफोर्ड कर सकें बड़े सोलर इंस्टॉलेशंस 15 kVA 20 kVA एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ 25 kVA वो फायदा उठा रहे थे, और गरीब आदमी को फायदा मिल नहीं रहा था। जी देखिए, पाकिस्तान में जो रूफटॉप रेवोल्यूशन हुआ है, बिल्कुल इन्होंने कहा कि नेट मीटरिंग वाले कोई 4.5 लाख ऐसा लगभग कंज्यूमर्स हैं। चलिए, लेकिन ये डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, और फिर इनके जो जितने भी दूसरे कंज्यूमर्स हैं उनकी रेट्स तो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, यानी कि बड़े IPPs जो हैं उनको जो पे बैक हो रहा है, अपोलो, मुझे नाम अभी इस वक्त याद नहीं, 2-3 है, यू नो दे आर, आप 11 रुपए पे आपकी बायबैक होगी मसलन, ठीक है। तो आपने बहुत सारी कैपेसिटी लगाई, खासा खर्चा किया, मसलन पार्लियामेंट बिल्डिंग भी इस्लामाबाद की सोलर बहुत पहले नेट मीटरिंग में चली गई थी, बिफोर इट वाज इवन यू नो अट्रैक्टिव, तो एज अ ग्रीन पॉलिसी। अब बहुत सारी बिल्डिंग्स इस तरह हैं। अब ये होगा इस पॉलिसी से कि आप बेशक रैशनलाइज करना चाह रहे थे, बट 3 चीजें आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, क्या रेट्स चार्ज कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, ये सिर्फ डोमेस्टिक को पता चल रहा है, ठीक है। उन पर ये चपत लग रही है एकदम से कि कॉन्ट्रैक्ट छोटे हो रहे, और मतलब आपका जो 11 रुपए हो गया वो कह रहे हैं वो रैशनलाइज कर रहे। बहुत सौ का अब देखिए इंसेंटिव खत्म हो गया है। जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड जैसे बैटरीज और सोलर पैनल्स चीन से कम होते जा रहे हैं एक्सपेंसिव, तो उनकी इंसेंटिव अब खत्म हो गई है। अब मसला ये है कि देखें, आप अपनी बड़ी बड़ी यू नो IPPs को आप कैपेसिटी पेमेंट तो दे रहे ना, और आपका मसला ये है कि ये आपके पास 10,000 मेगावाट सरप्लस पीक समर में भी होने लगी है, एंड ये सोलर की वजह से नहीं हुआ, ये होने लगी है क्योंकि आपके पास अब सिस्टम में सरप्लस बिजली है। आप बताएं ये सिस्टम रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा, बजाय इसके कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। आप जरा गूगल करके चेक करने LNG और फर्नेस ऑयल आप कितने $1,000 बिलियन में इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपका फिर एक सर्कुलर डेट भी है, ये भी मसला है। तो आप जब डर्टी फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं खरबों डॉलर अरबों डॉलर देके, ठीक है, तो आपके पास सामने रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस हैं। आपके मुल्क में बहुत से मुल्कों ने ये ट्रांजिशन पूरा ऑलमोस्ट करना शुरू कर दिया है। सो वी विल डू नॉट नीड टू बी डिपेंडेंट। अब नेप्रा का मशहूर है जी, वो टैरिफ्स जो हैं, एक पब्लिक हियरिंग हुई, उसमें एक हंगामा हुआ, उन्होंने फिर यूनिलैटरली बेसाख्ता अनाउंस कर दिया, बस दिस इज इट। और अब मसला ये होगा कि बहुत से लोग कहेंगे अच्छा जी तीन चीजों का सवाल कि किस यूनिट को क्या मिल रहा है ये नहीं पता किसी को। अच्छा सेंटर साहब, आप चूंकि जाहिर है हम यहाँ पे माहौल और एनवायरनमेंट की और क्लाइमेट की भी बात कर रहे हैं जी। अवैस लगारी साहब कल कह रहे थे कि जी एनर्जी सेक्टर में हमने फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल खत्म कर दिया और हम 55% तक बेस लोड उनका फर्नेस ऑयल पे क्लीन एनर्जी पे आ गए हैं और 2035 तक आप 90% क्लीन एनर्जी पे आ जाएंगे। नहीं अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि 55% पाकिस्तान है रिन्यूएबल्स पे, ठीक है। तो बाकी तो LNG और दुनिया का हर ग्रिड जो है, मैं आपको ये बता दूं, और वो सदाकत जरूर करेंगे, मेरा उनसे कोई जाती झगड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्वाइट दी ऑपोजिट।
आई वांट हिम टू बी राइट, बिकॉज बेहतरी इसी में होगी कि मुल्क तरक्की करे और रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाए। आपका सबसे आलूदा माहौल होता है दुनिया में, आप सब खांस रहे हैं ना इस वक्त, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हर जगह। फिर आपका सबसे आप 55 जो कह रहे हैं % आपकी गर्मी भी सबसे ज्यादा, तो आपको अपने कोई हल ढूंढने, आप रिन्यू और अच्छा आप अपना सर्कुलर डेट देखें और आप अपना इस वक्त एनुअल डेट देखें। इस वक्त आपका एनुअल पब्लिक डेट 80 ट्रिलियन है जी, 80 खरब है रुपए, और आपकी जो डेट सर्विसिंग है वो तिगनी हो गई है आपके इस आबाद पिछले महीने डेवलपमेंट प्रोग्राम से, यानी 8.2 ट्रिलियन की हो गई है। योर मोस्ट एक्सपेंसिव इंपोर्ट इज एनर्जी, ओके जी, तो यस इट इज, और आप इसे ला रहे हैं और आप रोक रहे हैं अपने मुल्क में जो सस्ती एनर्जी की तरफ जा रहा है। आपने नेट मीटरिंग आहिस्ता करनी है, आप बेशक थोड़ा उसमें क्या हमने रिवीजन करनी है, हमारा क्रिटिकल मैथ हो गया, लेकिन साथ साथ हमें 2 चीजें दिखाएं, हमें बताएं कि आपका सफर क्या है, उसे जर्नी कहते हैं कि एनर्जी जर्नी क्या है। 55% बहुत सालों से, और वो इसलिए हो रहा है एनर्जी मिक्स आपका रिन्यूएबल क्योंकि पाकिस्तान बेसाख्ता सोलर हो गया है। रूफटॉप्स के जो हैं, अब आप मुझे ये 2 चीजें बताएं, सवाल बताएं, आपकी जर्नी क्या है, वेयर आर यू ब्रिंगिंग इन रिफॉर्म्स, आपके डिस्कोर्स जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको पता है दे कैन नॉट एक्सेप्ट, द सिस्टम कैन नॉट एक्सेप्ट क्लीन एनर्जी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म इतना लीकी है, इतना इनएफिशिएंट है और करप्शन से भी भरा हुआ है जी। तो आपका 18% तो वो एक्नॉलेज करते हैं एनर्जी लॉस होता है ट्रांसमिशन में, तो आप मुझे बताएं उसको आपने क्यों नहीं ठीक किया? आपने डिस्पोज को प्राइवेटाइज करना था, सूबों को देना था। अच्छा, अब इन सारी बातों के वो जाहिर है किसी ना किसी तौर जवाब देते रहे, उन्होंने अपना प्लान भी शेयर किया। अब बताइएगा कि पीपल्स पार्टी या आप जैसे लोग जो एनवायरमेंट माहौल की बात करते हैं, हाउ डू यू प्लान टू डील विद इट नाउ? मतलब हुकूमत ने अपनी तरफ से लागू कर दिया है, आप बहस करेंगे, बात करेंगे, एहतजाज करेंगे, इसको हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाएंगे? नहीं देखिए, अब तो इन्होंने नेट मीटरिंग पॉलिसी बना दी ना। हमने लास्ट टाइम सोलराइजेशन पे बजट में बहुत ऑब्जेक्शन की थी तो उनको लाना पड़ा नीचे। आपको याद है सोलर पैनल्स उन्होंने ठीक ठाक लगा दी थी, फी एक टैरिफ लगा दिया था, तो हमने कहा ये क्या है, पब्लिक इस वक्त सिस्कियां ले रही है। अभी भी मेरा दूसरा ये सवाल था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों हो रही है अगर आपके पास कैपेसिटी इतनी है, एक्सक्यूज मी, ठीक है, आपके पास ओवर कैपेसिटी है तो प्लीज एक्सप्लेन कि हर समर विंटर आपकी गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों हो रही है, और ये बताएं कि आपकी पूरे खित्ते की अभी भी सबसे हाई एनर्जी रेट्स क्यों हैं। I mean, none of these, अगर आप ये सारे रिफॉर्म्स कर रहे हैं, आपको ग्रिड स्टेबल रखना है, और हर ग्रिड बेटा इस्तेमाल करता है बेस लोड में फर्नेस ऑयल, उसको स्टेबल रखने, बट ए वेरी स्मॉल परसेंटेज। आपके तो आधे इंपोर्ट सी एनर्जी के हैं, वो उसमें क्या आ रहा है भाई, चने तो नहीं आ रहे हैं ना। तो शरीफ साहिबा, फिर ये जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पॉलिसी है जिसका बड़ा जिक्र होता है और हर चीज में आता है, और वो कह रहे हैं 2030 तक 60% उसे हासिल भी कर लेंगे, हम उस पर शिफ्ट हो कैसे करेंगे? अगर मेजर्स आपके ये आप ले रहे हैं, हाउ डू यू प्लान टू गेट देयर? ये आप लोग एज हुकूमत का अलायंस पार्टी आप सवाल तो कर सकते हैं ना कि ये तो बिल्कुल निगेट कर रही है। कर ही रहे हैं ना, ये तो हमने आपस में बात भी नहीं की। वी नो कि हम वी प्रेफर रिन्यूएबल एनर्जी एज अ पार्टी, तो हमने सवाल किया भाई आप एक्सप्लेन कर दें, हम पब्लिक को एक्सप्लेन करें कि आपकी जर्नी क्या है। उनको कल मौका था वो और भी एक्सप्लेन करें कि आप किस तरह रिन्यूएबल जा रहे हैं। आप एनर्जी इंपोर्ट्स, एलएनजी की आपने क्राइसिस सुनी होगी ना, जब स्पॉट रेट्स बढ़ जाती हैं। अच्छा शहरी साहब, हमारे पास टाइम कम है। सूबों और वफाक में कंप्लीट तजाद भी हमें नजर आता है। यहाँ सिंध भी सोलराइजेशन को प्रमोट कर रहा है, बांट रहे हैं। पंजाब में भी सोलर दिए जा रहे थे, पंजाब भी कर रहा है, सिंध भी कर रहा है। तो ये कैसे मैनेज होगा? फिर सूबे किसी और टेंजेंट पे, वफाक किसी और पे। जरूरी है ना, गरीब के लिए तो जरूरी है कि उनके बच्चे रात को होमवर्क कर सकें, कोई बिजली चले, टिमटिमाता भी मगर एक पंखा तो चले। शरीफ साहब, कर्जों पे लोगों ने सोलर पैनल्स लिए हुए हैं, सोलर पैनल्स दिए हुए हैं, और आपको पता है ये आपको ऑफिशियल फिगर्स में नहीं मिलेगा, लेकिन इंपोर्ट फिगर्स आप चेक करें
जो वेबसाइट्स होते हैं क्लीन एनर्जी के, 2025 में पाकिस्तान ने 50 GB इंपोर्ट किया है। वी हैव डबल्ड आवर इंपोर्ट्स क्योंकि वो इतने गिर गए। अब आप एनर्जी बड़े बड़े IPP से तो आप जो मुंह मांगी, अब मैंने सुना 46 रुपीज पर यूनिट, मैंने सदाकत नहीं की है, इसकी तस्दीक नहीं की है, बट ये हो रहा है कुछ के साथ। आप 11 पे दे रहे बाय बैक, आपको तो आपको इंसेंटिव नहीं है। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, कोई हमें बता नहीं रहा कि आप किस तरह अपनी रिन्यूएबल्स की जर्नी किस तरह करेंगे। अगर आप खुद कफील होते तेल में, मसलन आप सऊदी अरेबिया होते या इवन ईरान होते, तो ये सवाल इतना संगीन नहीं होता कि चलिए आपकी एक डेट क्राइसिस नहीं है। लेकिन अब आपकी इस वक्त जो कर्जों का हुजूम है वो इतना बढ़ गया है अभी इस साल कि आपकी PSDP आप देखिएगा बजट के में पहले 4 ट्रिलियन होती थी, पिछले साल 4 ट्रिलियन थी, अरब हो गई थी। आपकी पूरी बजट 17 ट्रिलियन होती है, पूरी बजट। उसमें बेचारी PSDP यानी सारा ग्रोथ सेक्टर सब कुछ उसमें 4 में, अब आप पूछें PSDP कितना होगा, 2.5-3 पे आ रहा है। That's nothing. And your biggest cost is energy import. भाई आपके मुल्क में है विंड पावर भी नेपरा टैरिफ्स की वजह से नई इन्वेस्टर आ रहे, वो कहते हैं नेपरा कीप्स चेंजिंग द टैरिफ रेट। बड़े इन्वेस्टर जो आते हैं IPPs के साथ मुआहदे ऐसे हैं कि मतलब जाहिर है वो सारे और किसी चीज को करना नहीं चाहते। शहरी साहबा, that's all the time we have, but thank you for this discussion. Thank you. There's a lot to take out of that. हम बात करेंगे इसके बारे में मजीद और ख़ास तौर पे हुकूमती मौक़िफ़ भी लेंगे। राइट नाउ वी हैव टू टेक अ ब्रेक। आपने देखी होंगी शायद ये वीडियोस सोशल मीडिया पे, पर्टिकुलरली कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन कराना आजकल मुसाफिरों के लिए वैसे तो आज हम बहुत ज़्यादा पहले भी सब्र आजमाई काम होता है, लेकिन अभी तो तस्वीरें देख के अगर कोई प्लान भी हो ना आपका ट्रैवल का, तो आपका दिल चाहता है कि आप कैंसिल कर दो, क्योंकि एक तो मतलब आप इमिग्रेशन से लेके कस्टम से लेके तवील किस्म की लाइनें हैं, एक रश पड़ा होता है, रौला रश, और इमिग्रेशन में 2 से 3 घंटे, अंदाजा करें 2 से 3 घंटे बाद जो है वो हो जाता है। यू हैव टू गो लाइक आवर्स बिफोर। एक 3 घंटे तो चले, इंटरनेशनल फ्लाइट से पहले आप शायद चले ही जाएं, लेकिन अब तो लगता है कि 5-6 घंटे आपको पहले जाना है, विच इज इनसेन। लोग खड़े रहते हैं, लोग ये शिकायत भी करते दिखाई देते हैं कि उन्हें मुनासिब गाइड भी नहीं किया जा रहा, मैनेजमेंट इंतहाई नाकिस है। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को दरपेश मसाइल की बाज़गश्त कौमी असम्बली में भी सुनाई दी। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी ने कहा कि हुकूमत जवाब दे, मसरूफ तरीन एयरपोर्ट पर लोगों को क्यों घंटों ख्वार किया जा रहा है। और ये तो हम चले इंटरनेशनल उसकी बात की थी, डोमेस्टिक में भी यही हाल है। एक तो एयरपोर्ट के अंदर घुसने की लाइनें, लंबी लंबी लाइनें हैं उसमें, उसके बाद फिर कैंसिलेशंस हो जाती हैं, पता नहीं चलता, पहुंच के आपको पता चल रहा है। इंटरनेशनल पे अगर आप चले जाएं, डोमेस्टिक पे फिर भी आपको उस टाइम इतनी फ्लाइट होती है, पेनफुल है, दे आर नॉट इनफ ट्रॉलीज के आप लगेज लेके जा सके। अच्छा, शाजिया मरी साहिबा का क्या कहना था, पहले ये देख लें। आगे चलते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि कराची एयरपोर्ट से रोजाना सैकड़ों अफराद जो हैं वो बैरून मुल्क तो जाते ही हैं, हमें पता है, और अक्सर खानदान एक साथ जा रहे होते हैं और जिनमें बच्चे बुजुर्ग सब कुछ सारे होते हैं। तो अब स्टाफ का मसला है या इंतजामी सतह पर मसाइल दरपेश हैं, मामला जो भी है इसको हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक यू रियली स्टार्ट री थिंकिंग योर ट्रैवल प्लान्स कि अगर इतना ख्वार होके ही जाना है तो आप ना जाएं। I had extra luggage this time around when we were coming from Lahore and मुझे एक पोर्टर की जरूरत थी। ये तो फिर लाहौर एयरपोर्ट का भी इशू है। नहीं, कराची में बात कर रहा हूँ, आपको वापस पहुंच के मुझे पोर्टर की जरूरत थी, मेरी गाड़ी जरा दूर पार्क हुई भी थी एंड दे डोंट केयर, दे सेड कि हमारी तो ड्यूटी चेंज हो गई है, वो जो पोर्टर इंचार्ज थे, और आप आराम से आप वेट करें, 20 मिनट वेट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, क्योंकि अक्सर वरना आप जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो 3-3 पोर्टर आपकी तरफ भाग रहे होते हैं। क्योंकि उस वक्त शिफ्ट चेंज हो रही थी, इसलिए ये नहीं है कि जो शिफ्ट जाए तो पहले ऑलरेडी आई भी हो शिफ्ट, नहीं, पहले वाले चले गए हैं, अब नई शिफ्ट जब आएगी आएगी। ये तो हमारा पहले ही मसला है, ओवरलैपिंग तो कोई चीज होती नहीं है, वेट करें। अच्छा, अभी मैं लाहौर से भी जब वापस आ रही थी ऑन द वीकेंड आफ्टर बसंत, तो मुझे लग रहा था जैसे पोर्टर्स की कोई हड़ताल है, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट पे भी देयर वाज नॉट अ सिंगल पोर्टर, which was very strange. And trolleys भी नहीं थी। There were no trolleys either. मैं तो खींच के अपना लगेज लेके जा रही थी। लेकिन ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं और जो पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहे हैं, that is all about कराची एयरपोर्ट। एंड वो जो बाथरूमों की हालत ज़ाहिर है ना, वो तो एक अलग लेवल है, वो तो एक अलग लेवल है। मतलब ये एयरपोर्ट्स हैं
जहाँ पर ज़ाहिर है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़रा बेहतर निज़ाम होना चाहिए, लेकिन नहीं भाई। We also feel, and this is might be just our opinion, वैसे anybody who travels would say the same, कि हमारे एयरपोर्ट्स को बहुत ज़रूरी है अपग्रेड होना टू सम इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, आप टॉप ऑफ द लाइन ना जाएं, लेकिन कुछ तो हो, जैसे कि आप दुबई में जब जा रहे होते हैं, वापस आ रहे हैं, ऑल्दो वी शुड नॉट एट ऑल कंपेरिजन कोई होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें, इमिग्रेशन में भी अब आपके सामने कोई ऑफिसर भी नहीं होता। यू पुट इन योर ओन पासपोर्ट, वहाँ वो खुद ही स्कैन हो जाता है और लाइनें इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी होती हैं, और वहाँ कुछ अटेंडेंट्स खड़े होते हैं जस्ट टू गाइड यू अगर आपसे ना हो रहा हो, अदरवाइज यू डोंट इवन हैव टू गो थ्रू दैट पर्सन जो इमिग्रेशन वगैरह होती है। तो सिस्टम्स इतने अपग्रेड हो चुके हैं, बट नॉट हियर। So this is something that needs to be taken into consideration। और हमारा ये साउथ एशियन कल्चर है, बस है कल्चर कि अगर एक बंदा जा रहा होगा तो उसे 25 लोग छोड़ने आएंगे। नहीं, अब वैसे इसको ऑल्दो ये कितना डिस्करेज होना स्टार्ट हो गया था कि एयरपोर्ट के घुसने से पहले वो गाड़ी चेक करके एक्स्ट्रा लोगों को निकालते थे। दोबारा मेरी गाड़ी से 1-2 लोगों को निकाला हुआ है, सो मेरा ये अपना एक्सपीरियंस भी है। सो अभी ये भी मसला है, लेकिन ये मसला किसी हद तक बीच में टैकल हुआ था, क्योंकि जब जा रहे होते हैं लोग तो वो पूछते हैं कि जी कौन मुसाफिर है, मुसाफिर कौन है, वो टिकट देखते हैं। तो इस पे हम बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमने ब्रेक भी लेनी है, सो वील टेक द ब्रेक फर्स्ट एंड इस पे जरा अपडेट लेंगे कि हो क्या रहा है इमिग्रेशन काउंटर्स पे आजकल आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जी। हम हुकूमत की नई नेट बिलिंग पॉलिसी पे बात कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग सारिफीन हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो भी अब नेट बिलिंग पॉलिसी में आ जाएंगे। बेसिकली पहले नेट मीटरिंग था, वो खत्म कर दिया हुकूमत ने, और अब नेट बिलिंग पे आ गए हैं। सो बेसिकली क्या होता था, पहले द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, जो आप प्रोड्यूस करते थे वो कैंसिल ऑफ हो जाते थे, बाकी का आपका बिल कर लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, और जो इजाफी यूनिट है, इन केस आपके पास बड़ा सिस्टम, आप इजाफी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हुकूमत आपसे उसी रेट पे खरीद लिया करती थी। अब इजाफी यूनिट तो चले छोड़ दीजिए, जो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड है वो अलग रेट पे मल्टीप्लाई होंगे, जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है वो अलग रेट पे मल्टीप्लाई होंगे, और उसका डिफरेंस आपको बिल की सूरत में पे करना होगा। सो वो कैंसिलेशन ऑफ यूनिट्स वाला एलिमेंट भी अब खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल इसमें आवाम ये कर रहे हैं कि पहले हम सबको क्यों इसकी तरफ रागिब किया, क्यों लगाया? मतलब आपने जब ड्यूटी फ्री सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए और सोलर पैनल्स की मुल्क में बहुतात आई, और उससे जाहिर है आपकी क्लीन एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से आप आज ये कहने के काबिल हैं कि आप 55% क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो गए बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ सोलर पैनल्स बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो आज इस तब्दीली की क्या वजह है और इसके क्या असरात होंगे, इसकी तरफ पहले क्यों नहीं सोचा? इसी पे राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, जाहिर है ये सवाल तो लोगों का जेन्युइन है ना, कि पहले जब हुकूमतों ने ड्यूटी फ्री सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए और उसमें जाहिर है सभी शामिल थे, और इंसेंटिव दिया गया कि सारे उसमें आ गया। और पहले तो मतलब हुकूमत के करीबी लोग होते हैं जिनको ये जो शुरू करते हैं इस किस्म की इंपोर्ट्स, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन पॉलिसी। सो उस वक्त नहीं ये सोचा गया था कि अल्टीमेटली ये दिन फेस करना पड़ेगा और लोग कर्जे उठा के सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, उनका क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चंद साल पहले सोलर पैनल्स की कीमत जो थी आज से 7-8 गुना ज़्यादा थी, और जिन लोगों ने सोलर पैनल्स बहुत एक्सपेंसिव थे, अभी तो सोलर पैनल्स बहुत सस्ते हो गए। देखिए, जो आपका सवाल है, सबसे पहले तो सार्फिन को ये पता होना चाहिए कि कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। टोटल जो नेट मीटरिंग है वो 5 लाख से नीचे जो सार्फिन है उनके पास नेट मीटरिंग है, जिसमें इंडस्ट्रियल भी हैं, डोमेस्टिक भी हैं, और टोटल जो आपके इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स हैं वो 3.5 करोड़ के करीब है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉलिसी है इसका इम्पैक्ट 1.3% जो इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स हैं उनको है। तो अगर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं था 1.3% करने की क्या तो चेंज करने का कोई तुक ही नहीं बनता था। इतने से 1.3 के लिए आपने क्यों चेंज कर दिया? नहीं, देखें, बात सबसे जो ये से पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि इसका ये जो नई पॉलिसी है ये 1.35% कंज्यूमर्स को इम्पैक्ट करेगी, लेकिन उन कंज्यूमर्स को जो एडवांटेज मिल रहा था, जिसके अंदर उनके जो यूनिट्स हैं वो नेट ऑफ हो रहे थे, उसकी कॉस्ट जो है वो 98.7% कंज्यूमर्स पे कर रहे थे, क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, जो लाइन लॉसेस होते हैं या ट्रांसमिशन के जो चार्जेस होते
होते हैं वो उसको नहीं पढ़ते जो सोलर जो है वो घर पे प्रोड्यूस कर रहा है या अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसको नेट ऑफ करने के लिए वो भी दिए जा रहे थे। तो वो देखें, एक तो ये हो गया, और आखिरी बात ये देखें, सारी पॉलिसीज जो हैं वो वक्त के साथ रिव्यू की जाती हैं, और सप्लाई डिमांड जो है वो चीजों को गाइड करती है और डिफाइन करती है, और दुनिया भर में यही पॉलिसी। अगर मैं आपको ये कहूं कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं दुनिया के अंदर कि जहां अगर आप अजाफी बिजली ग्रिड को देते हैं और जरूरत ना हो तो मनफी आपको बिलिंग भी होती है, यानी कि आपको पेनल्टी पड़ती है कि इस वक्त ग्रिड को बिजली की जरूरत नहीं है, लेकिन एक घरेलू सार्फिन बिजली जो है वो एक्सेस बिजली दे रहा है ग्रिड को। तो देखिए सप्लाई डिमांड के मुताबिक होता है। जब ये शुरू हुआ था उस वक्त सोलर नहीं था उस वक्त, लेकिन अब एक कैपेसिटी होती है ट्रांसमिशन के अंदर सोलर की, वो कैपेसिटी हम रीच कर रहे हैं। फिर उसका राना साहब, इसमें कोई ऐसी कैटेगराइजेशन नहीं बनाई जा सकती थी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल अभी कंज्यूमर्स या फिर दोज हाउसहोल्ड्स जिन्होंने 25-25, 30-30, 50-50 केवीए के सिस्टम लगाए हुए हैं। यहाँ पे एक मिडिल क्लास आदमी ने क्या लगाया हुआ है? 5 केवीए, बहुत जंप मारेगा 8 केवीए लगा लेगा। उसकी कंजम्पशन ऑफ द बिजली उसकी प्रोडक्शन से ज्यादा ही होती है, तो वो तो एक्सेस सिस्टम को बिजली नहीं दे रहा होता। उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं निकाली जा सकती थी कि भाई 5 केवीए वालों को कोई हम तंग नहीं करेंगे, जो है वो है। देखें, जो मैंने जो आपको डेटा दिया उससे तो ये बड़ा क्लियर जाहिर होता है कि जो 99% सार्फिन हैं उसमें बहुत सारे सार्फिन हैं जिन्होंने, जो गरीब हैं, उन्होंने 1-1, 2-2 पैनल लगाए हुए हैं, लेकिन उनके पास नेट मीटरिंग नहीं है, उनको तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अब आपने बात की कि जो वो सार्फिन जिन्होंने 25 किलोवाट का लगाया हुआ है और अपनी जरूरत से ज्यादा लगाया हुआ है, हाँ। उनका मकसद लगाने का ये था कि वो एक तरीके से वो तो खुद IPP बन गए। अब वो IPP जो है वो बिजली बना रहे हैं और वो हमें उस वक्त सर 25 वाले फिर भी कम होंगे, 5-6-8 वाले बहुत ज्यादा हैं। एहसान साहब, जो 500K आपने यूजर्स कहा है उसमें वो ज्यादा वाले तो कम ही होंगे ना, कम वाले ज्यादा होंगे, जो कि एक्चुअली बचत के लिए उन्होंने 1-1 पैनल या 2-2 पैनल्स लगाए हुए हैं। पैनल भी छोड़ दें, 10 मरले के घर पे, 8 मरले के घर पे 25 केवीए का सिस्टम तो नहीं लग सकता। 8 मरले घर पे, 7 मरले घर पे, 5 मरले घर पे। चले, अब ये कि उसको नुकसान ना हो। देखें, बात ये, उसने जो भी इन्वेस्टमेंट की है पहले जो है वो 1-1.25 साल के अंदर उसका पे बैक था। अब इस नए पॉलिसी के मुताबिक उसको 3-3.25 सालों में पे बैक है, और 3.25 साल का पे बैक बहुत जबरदस्त है। अगर आपने 5 लाख लगाए तो 3.25 सालों में आपके 5 लाख रिकवर हो जाएंगे। पहले वो 1.25 साल में हो रहे थे। तो इतना देखें, बात ये है, मैंने आपको उसकी वजह बता दी कि हर IPP प्रोड्यूसर जो है वो इस चीज से बालातर, और ये सप्लाई डिमांड इसको डिफाइन करती है। दुनिया भर में सप्लाई डिमांड होती है। अगर आज आपकी सोलर की सप्लाई एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम बहुत ज्यादा है और ग्रिड को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? उसके अगर 100 बिलियन तक जो है वो उसका लॉस एडिशनल जो है वो बाकी 98% सार्फिन को पे करना पड़ा था, और ये कंटिन्यू रहता, तो ये तो लॉसेस। सर, अभी आपने खुद ही लाइन लॉसेस की बात की थी, हमने कैपेसिटी पेमेंट्स की भी बात कर ली, आपने सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए, लाइन लॉसेस के लिए, और फिर एक देखिए, एक आम आदमी ये सवाल करता है लिटरली कि हमारे पास इतनी एक्सेस बिजली है, एक्सेप्ट सोलर भी एक्सेस बिजली है, लोड शेडिंग मुल्क से फिर खत्म नहीं हो रही। मतलब दिस इज नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल। किसी को समझाएं। उसके बाद फिर इतना इनकरेज करना हुकूमत की तरफ से भी, आप पंजाब में भी देख लें, सिंध में भी हो रहा है कि आप सोलर पे जाएं, गवर्नमेंट्स की तरफ से डोनेशंस हो रही हैं स्कूलों को, अस्पतालों को, ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन सिस्टम आप देखें फिर। जी, देखिए, इट इज अ गुड थिंग ना, अगर कोई सोलर लगा रहा है तो अच्छी बात है। उसको आज भी उसका पे बैक 3 सालों का है, आज भी उसके लिए फाइनेंशियली वो एक वायबल ऑप्शन है। आप जो बिजली खुद कंज्यूम कर रहे हैं वो तो नेट ऑफ ही हो रही है, तो एडिशनल बिजली जो आप बना रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लगा के आपको दी जा रही है। अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू ना लगाई प्लीज जरा एक बात क्लियर कर लीजिएगा, जो हम बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं वो नेट ऑफ हो रही है, क्योंकि हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है नेट बिलिंग में कि जो बिजली हम प्रोड्यूस करेंगे वो 11 रुपए से मल्टीप्लाई होगी, और जो बिजली हम कंज्यूम करेंगे वो 40-45 जो भी रेट चल रहा होगा उससे मल्टीप्लाई होगी, वो अमाउंट माइनस होगी। सो वो यूनिट टू यूनिट कैंसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट भी अब खत्म हो गया है, व्हिच वाज सो मच इजियर, और दैट वाज द थिंग दैट वाज अट्रैक्टिव। छोड़ दें, एक्सेस को बिल्कुल छोड़ दें। हम ये कह रहे हैं कि हम 200 ही बना रहे हैं और 200 ही कंज्यूम कर रहे हैं। क्या ये 200 यूनिट अगेंस्ट 200 यूनिट कैंसिल ऑफ हो रहे हैं? बिकॉज आवर अंडरस्टैंडिंग वाज इन दिस सिस्टम कि ये कैंसिल ऑफ नहीं हो रहे हैं। पहले वाला जो
जो हम ग्रिड से ले रहे हैं वो 200 यूनिट मल्टीप्लाई होंगे 45 से, और जो हम बना रहे हैं वो 11 से, और उसका डिफरेंस हमें पे करना होगा। और पीक टाइम्स यहां भी लागू होते हैं। जो बिजली आप हाजिर बना रहे हैं और उसको हाजिर यूज कर रहे हैं, वो तो आप मीटर से पहले ही कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर तो वो तो आपके नेट ऑफ ही हो गए ना। वरना अगर आप वो ना बना रहे होते तो आप उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ले रहे होते। तो जो आप बना के फॉरेन कंज्यूम कर रहे हैं वो तो हिसाब में आता ही नहीं है। सिर्फ जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हिसाब में आएगा, और उसकी वैल्यू जो है वो पहले नेट ऑफ हो रही थी यूनिट टू यूनिट, अब उसकी वैल्यू जो है वो मुकर्रर कर दी गई है, और वो वैल्यू आपको मिलेगी जो कि फेयर वैल्यू है, जिससे जो वो सार्फिन जो मेजॉरिटी में है 98.7% में है, उनको उसकी कोई लायबिलिटी नहीं पड़ेगी एडिशनल उनके ऊपर। और देखें, बट वो तो एक आप तोहफा ही समझे ना, वो तो आप तोहफा ही समझे, वो तो दी जा रही है ना वापस बैक टू द ग्रिड, उसके लिए क्यों चार्ज हो रहा है? मतलब कि अगर तो आप कह रहे हैं एक्सेस बिजली है, ऑल्दो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कंसीडरिंग मुल्क में अभी भी कितनी लोड शेडिंग होती है। देखें, एक्सेस बिजली है और लोड शेडिंग इसलिए होती है कि जो जहां से रिकवरी नहीं होती वहां। एहसान साहब सॉरी, इधर रोक देंगे, आपने अभी खुद ही कहा एक्सेस है, तो फिर इतनी महंगी क्यों है? अगर एक्सेस है मतलब अगर पड़ी हुई है इतनी बिजली है तो इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि देखें वो तो फिर वो कैपेसिटी पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। दैट इज नॉट, वो तो सार्फिन का या आम आवाम का प्रॉब्लम नहीं है ना। देखें, लेकिन दैट इज एक सिस्टम का वो हिस्सा है ना, वो कॉस्ट तो फिर पे करनी पड़ी, और उस कॉस्ट की वजह से तो लाइन लॉसेस कम करने के लिए सिस्टम ने क्या कर लिया, ये भी बता दें जरा। बिल्कुल, मैं लाइन लॉसेस करने के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं ट्रांसमिशन लाइंस में। लाइन लॉसेस सारी डिस्कोस का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, देयर इज इंप्रूवमेंट इन लाइन लॉसेस। आपके ट्रांसमिशन लाइंस को रोबस्ट बनाया जा रहा है, सारा वो कुछ किया जा रहा है, थेफ्ट के पीछे कार्रवाई की जा रही है। अभी आप देखें कि एफिशिएंसी बढ़ी है, तो हमने अच्छा राणा साहब, समझ हम अब स्प्रिंग में शामिल हो गए हैं, देयर वुड बी एरियाज, हम क्या एक्सपेक्ट करें? आप ये कैटेगोरिकली कह सकते हैं कि जहां पे बिजली चोरी होती है सिर्फ वहीं लोड शेडिंग होती है? क्योंकि हम सिंध की बात करेंगे, हम कराची की बात करेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, बलोचिस्तान की बात कर लें, पूरे मुल्क में इतनी एक्सेस बिजली होने के बावजूद 16-16, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और उसके बावजूद बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, उसकी क्या, उस लोड शेडिंग की क्या लॉजिक है व्हेन देयर इज सो मच इलेक्ट्रिसिटी? देखें, देयर इज नो स्केड्यूल लोड शेडिंग करंटली, कोई स्केड्यूल लोड शेडिंग पूरे मुल्क में आप कह रहे हैं? हुकूमत अभी तो नहीं, अभी इस गर्मी आने दें। पूरे मैं आपको लेट मी एक्सप्लेन। मैं जानते पूछते हुए कोई बिजली को बंद नहीं किया जा रहा बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कहीं कोई लोड शेडिंग है, वो या तो सिस्टम की फॉल्ट की वजह से है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के अंदर जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन का मैटर आता है, कंपनी का मैटर आता है, या फिर वो फाइनेंशियल लॉसेस को कम करने के लिए वो लोड शेडिंग की जा रही है। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, देयर इज नो स्केड्यूल्ड लोड शेडिंग करंटली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा साहब, डिस्कोस को भी तो प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। जी, तो उसके अंदर काफी जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट आ चुकी है। जो 3 डिस्कोस हमने सिलेक्ट की हैं, उनकी जो प्रेपरेशन है फॉर प्राइवेटाइजेशन वो जारी है, और ये आने वाले चंद महीनों में मैं या ये मई जून, मैं आपको स्पेसिफिक डेट अभी नहीं दे सकता, लेकिन इट इज एस्टिमेटेड इन अ कपल ऑफ मंथ्स, फ्यू मंथ्स के अंदर उनको भी उनके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है इनवाइट कर लिया जाएगा। तो दैट इज प्योरली अंडरवे, और वो काम जो है वो उस पर प्रोग्रेस हो रही है बेहतरीन तरीके से। राणा साहब, एक और बात भी, वो पता है क्या कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को दिन के टाइम, फॉर इंस्टेंस बच्चे सारे स्कूल गए हैं, लोग काम पे गए हैं, अगर गर्मी की हम बात करेंगे, अगर 5 kVA का सिस्टम है, 8 kVA का सिस्टम है, और 5 मरले का 3 मरले का घर है, तो वो जाहिर है सारी बिजली कंज्यूम नहीं हो रही है। वो जो बिजली जो कंज्यूम हो रही है वो तो हो रही है, वो तो चलें, वो तो कंज्यूम हो गई, वो तो कैंसिल हो गई, बाकी बिजली सिस्टम को ही जनरेट हो रही होती है। सो वो जो यूनिट जनरेट होंगे वो जाहिर है एक आम आदमी का, गरीब आदमी का नुकसान है, बिकॉज वो कितनी, वो ये तो नहीं करेगा कोई घर के सारे एसी खोल के चला जाएगा नेचुरली। सो वो जितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहा था उसको उसके पैसे वो नहीं मिलेंगे जो अल्टीमेटली वो ग्रिड से ले रहा होगा। सो वो कैंसिल ऑफ वाला मामला भी ना वो इसी तरह है कि यूनिट टू यूनिट कैंसिल नहीं हो रही है बिजली। और फिर स्टोरेज के भी इशू है ना, उसको तो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, वरना वो स्टोर कैसे करेगा वो बिजली?
देखें, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। पहले वो यूनिट नेट ऑफ हो रहे थे, हाँ। अब वो नेट ऑफ नहीं हो रहे, अब उसकी जगह उसको एक कीमत मिलेगी और वो नेट बिलिंग होगी। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसका तरीका ये है कि आप अब नेक्स्ट फेज जो है वो बैटरीज का होगा। अगर आप बैटरी लगा लें तो वो बिजली आप तो आप लोग क्या करेंगे फिर? आप लोग क्या करेंगे? आपका मसला तो वहीं रहेगा। क्यों? फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर देन देयर इज नथिंग द स्टेट कैन डू। ये फिर आप वो स्टेट से बाहर हो जाएंगे। तो लेकिन देखें, जो हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर हमने जो मेजॉरिटी कंज्यूमर्स हैं हमने उनको भी प्रोटेक्ट करना है कि उनके ऊपर अनड्यू कॉस्ट उनकी ना बढ़े, और हम फेयर वैल्यू दे रहे हैं। मैंने फिर आपको मैं रिपीट करूंगा, ग्रिड की भी एक लिमिट होती है कि कितना सोलर वो ग्रिड पे आ सकता है। अगर वो लिमिट क्रॉस हो रही है और उससे सोलर आने से प्रॉब्लम हो रहा है तो वो ऑब्वियसली हमने उसको रिजॉल्व। साहब, वैसे इसका सिर्फ यही हल हो सकता था, इसका और कोई हल नहीं हो सकता था, क्योंकि अभी हमने ये देख लिया अभी रिसेंट टाइम्स में कि अगर रियासत कोई हुकूमत कोई फैसला कर ले तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें जो पहले इंपॉसिबल लगती थी वो हो जाती हैं। केस इन पॉइंट बसंत, जो इंपॉसिबल लगती थी लेकिन हो गई और लोगों ने कंप्लाई किया। मतलब थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है, थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ता है कि हाँ 10-10 मरलों पे अगर 25-25 किलोवाट लगे हुए तो आप उनको कंटेन करें। आप उन्हें कहें जी आप 10 से ज्यादा नहीं लगा सकते, 8 से ज्यादा नहीं लगा सकते। Everything has another solution as well. और पहले तो लगे कैसे इतने बड़े-बड़े प्लान? सॉल्यूशन है जो निकाला गया है। नहीं, बट ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि अगर आपका ट्रांसफार्मर के मुताबिक आपको इजाजत दी जाती है कि आप कितना बड़ा सेटअप लगा सकते हैं, साइज ऑफ द हाउस होल्ड के मुताबिक इजाजत मिलनी चाहिए। ट्रांसफार्मर में कैपेसिटी होगी, इसी तरह है। देखिए, इसी तरह है, रूल्स यही कहते हैं कि जो कैपेसिटी जो आपको का जो सैंक्शन लोड है, और सैंक्शन लोड भी आपको घर की स्क्वायर फुट एरिया वाइज ही मिलता है आपको सैंक्शन लोड, उसके मुताबिक ही आप सोलर लगा सकते हैं और उसकी वायलेशन को भी चेक किया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली देखें, आज भी सोलर वायबल है। जिसने कल के दिन में भी जिसने सोलर लगाया था उसकी भी पे बैक उसको 3 सालों में मिल जाएगा। तो इवन टुडे इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। लोगों को सोलर लगाना चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है और उनको इसका फायदा ही होगा। वैसे ये पे ऑफ वाली, राणा साहब जो आपने बात की है ना, ये पे ऑफ वाली इंस्टेड कम हो, ये तो और बढ़ती जा रही है। मतलब इस महंगाई में अगर 3 साल बाद वो इक्वल होगा, मतलब कहां तक बात चली जाएगी? 3 साल इज अ लॉन्ग टाइम। इन्फ्लेशन भी कहां पहुंच जाती है इतनी तो अरसे में। तो ये देखें, अगर दुनिया के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट जो 5 साल के अंदर पे बैक दे रहा हो, इट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। यस, बट इन दिस केस जहां पे बैक आपको 1 साल के अंदर मिल रहा था, जहां ऑलरेडी इतनी गरीब आवाम है जो कि अपने आपको महंगी बिजली से बचने के लिए ये काम कर रही है, उसके लिए तो काम आगे बढ़ गया ना। देखें, 1 साल का पे बैक तो मैं कहता हूं कि ड्रग बिजनेस से भी बेहतर पे बैक था, अननेचुरल था। उसको अगर वायबल किया गया है तो इट इज ऑल राइट। मैं फिर आपको आखिरी दफा मिसाल देना चाहूंगा कि बहुत सारे ममालिक आपको अजाफी बिजली अगर ग्रिड को ना चाहिए हो और उनको सोलर पैनल्स जिन्होंने लगाए हुए हैं वो दें अजाफी बिजली, उनको पेनल्टी भी चार्ज होती है कि हमें इस वक्त बिजली की जरूरत नहीं और आप दे रहे हैं, तो उनकी नेगेटिव बिलिंग हो जाती है। दुनिया के अंदर ये पॉलिसीज चल रही है, सप्लाई डिमांड इसको गाइड करती है। ये कोई ऐसा, और पॉलिसी को आप रिव्यू करते हैं, ऐसा नहीं होता कि पॉलिसी एक आ गई तो वो ताहयात होती है। विद टाइम एक रेवोल्यूशन आई सोलर पाकिस्तान में विच इज वेरी पॉजिटिव। तो उसके लिए सिस्टम को आपको उस पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ा जो कि ओवरऑल जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेनिफिट करे। आज सोलर आज भी बेनिफिट में है और इस इकदाम से जो 99% सार्फिन हैं, जो गरीब सार्फिन हैं, उनको जो एडिशनल कॉस्ट उठानी पड़ी थी वो नहीं उठानी पड़ी। कायदे-ए-आज़म सोलर पार्क जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा उस पे भी यही उसूल लागू होगा? उसको एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फिर जो उनका टैरिफ है वो रिड्यूस होता है। जो उस वक्त, तो यहाँ भी आप देखें जिनको लाइसेंस मिला उसके मुताबिक चीजें चली हैं, सिर्फ एक जो नेट ऑफ हो रहा था उसको नेट बिलिंग की तरफ लेके गए। तो ये सो दिस इज द होल सिनेरियो। सो दिस इज द फाइनल थिंग नाउ, या इसमें कुछ हो सकती है तब्दीली? मतलब अभी कोई और, अगर आप ऑपोजिशन से आइडियाज लें, लिटरली 10 आइडियाज तो हम यहाँ पे ही आपस में डिस्कस कर चुके हैं। देखो, सेनेटर शरीन रहमान हमारे पास थी पिछले घंटे में और वो तो बिल्कुल अपोज कर रही थी और सजेशंस भी दिए हैं उन्होंने। इसके अंदर देखें, मैं
I'm not an authority to say कि ये जो है मेरे नज़दीक गवर्नमेंट इज मूविंग फॉरवर्ड विद इट, लेकिन डेफिनेटली हम चाहेंगे कि इस पे कंसेंसस हो और लोगों को हम कन्विंस कर सके कि दिस इज द राइट वे फॉरवर्ड, और इसमें जो 1.3% सार्फिन है उनको भी फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। आज भी उनके लिए बेनिफिशियल है सोलर लगाना। कोई ऐसा 3 साल का पे बैक इज अ वेरी गुड पे बैक। आप किसी भी फाइनेंशियल शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव, बट यू कुड हैव आल्सो लाइसेंस में तो दिया होता है कि आपने कितना लगाया हुआ है। द मिडिल क्लास, द लोअर मिडिल क्लास जो 3 किलोवाट पे नेट मीटरिंग पे गया हुआ है या 5 किलोवाट पे नेट मीटरिंग पे गया हुआ है या 6 किलोवाट पे नेट मीटरिंग पे गया हुआ है, सिर्फ उनके लिए कोई एक्सेप्शन निकाल सकते थे कि हाँ जी, और ऐसे आपके हम कैंसिल ऑफ नहीं करेंगे इस तरह यूनिट्स। बिल्कुल, और ऐसी मेजर्स जो इन अदर थिंग्स लिए गए हैं इन द पास्ट, ये अब गरीब तबके में ही आते हैं लोग, जिस कदर महंगाई हो गई है। सो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगर कोई 5 किलोवाट के साथ नेट मीटरिंग पे गया हुआ है या 3 पे गया हुआ है, वो अमीर आदमी तो नहीं और वो है। उसको कोई खास, टू बी ऑनेस्ट, वो कोई खास फायदा नहीं हो रहा होगा उससे। इतनी तगोदौ के बाद तो कर्जे लेके तो सोलर पैनल लगा रहा है और उसके बाद फिर पॉलिसी ही बदल जाए। इट्स अ बिट अनफेयर, और उनके बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ ये मतलब ये तो इनके पास है ना, ग्रिड में जो नेपरा ने लाइसेंसेस जारी किए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है कि इसके पास कितना केवीए सिस्टम लगा हुआ है। बड़े बड़े जो चले आप 10 से ऊपर भी देख लें, आप 10 भी देख लें, मैं कह रहा हूं आप 10 भी देख लें, अगर आपने देखना है आप 8 भी देख लें, लेकिन इससे लोअर सिस्टम्स को तो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए, कोई इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। और दूसरी बिल्कुल अनरिलेटेड ये आर्ग्यूमेंट जो है ना कि ग्रिड में एक्स्ट्रा बिजली जो है वो है, और येट मुल्क में लोड शेडिंग को ये लोड शेडिंग नाम ना दे, बट स्टिल देयर आर सिटीज एंड इलाके जहां बिजली नहीं आती, तो फिर उसको भी आपको देखना चाहिए। फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं उसको कवर करने के लिए, क्योंकि वहां बिल की रिकवरी नहीं है, तो आवाम को लॉस हो जाए, मतलब उसको ना दें बिजली, आप कवर कर ले। नो, दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। यू हैव टू मेक अ सिस्टम जहां अगर किसी को लॉस होना है तो वो यू बेयर इट, आवाम को तो तंग ना करें ना। बिजली होनी चाहिए when there's so much extra. No, but the people also have to pay the electricity bills. Yes, no? that too. That goes without saying. So, बहुत शुक्रिया अभी इनका, और अभी एक ब्रेक लेते हैं, we are taking a break. वेलकम बैक जी। और आपको पता है ना ये क्या मामला चल रहा है, बड़े अरसे से चल रहा है। मारूफ सियासतदान, साइंसदान, चोटी के बिजनेसमैन, बरतानवी शहजादे, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से लेकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक, बिल गेट्स, यहाँ तक कि इमरान खान, किसका नाम नहीं आया है एप्स्टीन फाइल्स में? कम ही ऐसी आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात बची हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में नहीं आया हो, और जेफरी एप्स्टीन पर जिनसी जराइम में मुलव्वस होने के संगीन इल्ज़ामात रहे। ख़ास तौर पर उन पर गरीब घरानों की 14 से 17 साला लड़कियों को एक सोचे समझे नेटवर्क के ज़रिए एक जजीरे पर स्मगल किया जाता, जहां उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता। और जेफरी एप्स्टीन के बारे में कहा जाता है कि उसने बरसों तक दुनिया के सबसे बाअसर अशराफिया को अपने जाल में जकड़ा रखा। जाल में या खुद विलिंगली आ रहे थे लोग, दैट्स डिबेटेबल। कुछ लोग एप्स्टीन के बारे में इजरायली एजेंट होने का दावा भी करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप एतराफ़ कर चुके हैं कि उनकी एप्स्टीन से दोस्ती थी, लेकिन वो कभी एप्स्टीन के जजीरे पर नहीं गए थे। मतलब इट इज़ स्टोरी आउट ऑफ, मतलब स्ट्रेंजर देन फिक्शन तो टर्म आपने सुना होगा ना, ये वो है, कंसिडरिंग ये सब रियल है, ये रियलिटी है। 2008 में जब उनके खिलाफ ठोस सबूत मिले ना, तो फिर उन्हें ताकतवर वकला और ताल्लुकात के जरिए उम्र कैद की सज़ा को महज 13 माह की मामूली कैद में बदलवा दिया उन्होंने। लेकिन 19 में जब दोबारा गिरफ्तार हुए तो वो जेल में ही मुर्दा फिर पाए गए, वो भी एक मुअम्मा ही है। उमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। उमर, आप ज़ाहिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं। जेफरी एप्स्टीन वाली फाइल्स सामने आने के बाद दुनिया भर में एक तहलका मचा। शायद ही कोई है जिसका नाम, मतलब बासर शख्सियात में जिसका नाम नहीं आया हो। ये क्या, ये जो स्कैंडल है बस एक स्कैंडल तक ही रहेगा, या इसके कोई असरात भी दुनिया में हमें नज़र आएंगे, कोई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, कोई इम्पैक्ट हो सकता है? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, हमारा तो इसमें नाम नहीं है। और हैरानकुन तौर पे पाकिस्तान के किसी शख्स का कोई ज़्यादा एक मायूब अंदाज में जिक्र नहीं आया। True. लेकिन यह है कि मैंने जब ये सब कुछ देखा, पढ़ा, बल्कि अभी भी जब भी कोई एप्स्टीन के बारे में स्टोरी आती है, मैं सब छोड़ के तो पहले उसके बारे में पढ़ता हूँ कि अभी किसका जिक्र आया और किस पैराए में जिक्र आया। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम एक हैरत कदा में रहते हैं, लेकिन
और ये ऐसा है कि जिसमें जो है ना तमाम ग्लोबल एलीट वो नंगी नज़र आती है। पहले हम कहते थे जी कि कई ऐसी स्टोरीज़ होती हैं, यानी कि हम एज अ जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ कि हम कहते थे कि हमने ऐसी स्टोरीज़ की हैं कि विच आर स्ट्रेंजर दैन फिक्शंस, जो कि अफसानों से भी ज़्यादा हैरान कुन है। लेकिन ये तो अब रूटीन बन चुकी है। इस इंफॉर्मेशन के दौर में जो चीज़ अमेरिका में हो रही है, इधर भी उसकी एक ऑडियंस मौजूद है। लोग बड़े शौक़ से पढ़ रहे होते हैं कि आज किसका ज़िक्र आया, आज किसका ज़िक्र आया। तो इसका इम्पेक्ट क्या होगा अगर तो इस लिहाज से देखा जाए कि क्या इससे दुनिया बदल जाएगी? दुनिया तो बदलती नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो एक चीज़ मुझे लग रही है, इससे जो एक अवाम का एलीट के हवाले से अदम एतमाद है उसमें मज़ीद इजाफा होगा, डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा कि वो जो चीज़ें सोचते थे उनको एक तो उसकी वैलिडेशन हुई है, वो अपने आप को विंडिकेट फील करते हैं। वो कहते हैं जी कि हम जब पहले बातें करते थे लोग कहते थे कि हम वैसे ही कोई लंबी छोड़ते हैं, लेकिन देखें अभी जो फाइल्स आई हैं तो अभी तो आनी है या पड़ी हुई हैं जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुई, और भी कई लोगों के नाम आ सकते हैं। दूसरा मेरे ज़हन में एक बात आती है, मैं अक्सर सोचता हूँ कि जेफरी एप्स्टीन जो है वो एक नफ़रत का इस्तारा बना हुआ है, लेकिन अभी तक देखें कि उस वाक़े के बाद या जब वो एक्सपोज हो गया तो उसने तो ख़ुदकुशी कर ली। जिन जिन लोगों का उसके साथ नाम आया है उनमें से कोई बंदा उसने कोई ऐसी हिम्मत नहीं की या कोई इसके बारे में नहीं सोचा। ज़्यादातर ऐसे ही हैं, पहले खामोशी से बैठे हुए थे, अब फाइल्स आई हैं तो कह रहे हैं कि बस मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरा उसके साथ ताल्लुक़ था। मुझे लगता है कि जैसे वो इनसे ज़्यादा किरदार वाला आदमी था, उसने कोई गैरत खा के या उसको लगा कि मेरा इस दुनिया में अब रहना मुश्किल है। लेकिन ये जो लोग हैं ये अभी भी कोई ऐसे लगता है कि जैसे इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वैसे ये भी डिबेटेबल है उमर चीमा कि ये इसने खुदकुशी की थी या इसको मारा गया था, क्योंकि ये मुर्दा पाया गया था। फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी हिम्मत होगी कि अपने आप को भी मार सके। उसमें भी बड़ी आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है ऑफ कैरेक्टर। ये बताएं कि वैसे तो ऑब्वियसली ये सारी स्टोरीज किसी ना किसी शक्ल में पहले भी मंजर आम पर आती रही हैं, लेकिन फिर भी तफसीलात में बहुत कुछ नया भी है अब जो फाइल्स निकल रही हैं। तो कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा नाम जिसने आपको भी हैरान कर दिया हो? एक नाम है वैसे हमारे पास जो कि वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, लेकिन आप बताएं। मुझे एक ओवरऑल इंसानों को समझने का बड़ा शौक़ भी है और मैं काफ़ी जगह मुझे बिरून मुल्क जाने का भी इत्तफाक हुआ है। एक तो मुझे ये लगा है कि हर जगह पे इंसान एक जैसे ही हैं, हालात जिस तरह के उनको मिलते हैं उससे ही वो सुधर भी जाते हैं और उससे बिगड़ भी जाते हैं। एलीट के भी यही हालात हैं, उससे डिफरेंट नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि इसमें कोई ऐसे नाम जिन्होंने मुझे हैरान किया हो, हाँ इसमें ऐसे नाम आए हैं जैसे नोम चॉम्स्की, जो कि जिनका मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट बड़ी एक मशहूर उनका ऐसे था कि किस तरीके से लोगों की एक राय हमा बदली जाती है। वो बंदा भी उधर एप्स्टीन के घर ही मिला, उसके जो आइलैंड है उस पे जाने का शौकीन, और फिर उसके साथ जो मुलाकातें हुई वो नोबेल प्राइज़ कमेटी के चेयरमैन, जो कि बाद में यूरोपियन यूनियन की ह्यूमन राइट के वो जो कमीशन के सरबराह, और वही बंदा नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर भी रहा। यानी कि ऐसे ओहदों पर, और उधर वो नोम चॉम्स्की के साथ मिलकर उधर बैठ के वो ड्रोन्स डिस्कस कर रहा है, ट्राइबलिज़म डिस्कस कर रहा है, माफिया डिस्कस कर रहा है, लेकिन कौन सी जगह पे उधर बैठ के। और ये जो नोबेल वाला जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो बंदा कई दफ़ा उससे कह रहा है कि मैं उधर तुम्हारे आइलैंड पे जाकर रहना चाह रहा हूँ, इतने लोग हैं, उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी उससे पैसे मांग रहा है। शाही ख़ानदान यानी कि सारा फर्गूसन जो बरतानवी शाही ख़ानदान की एक्स उनकी बहू है, वो उससे पैसे मांग रही है, $20,000 दे दो। वो जो है इसी तरह जैसे कोई डील कर रहा है कि नहीं 14,000 बने हैं, वो उसको 14,000 भेज रहा है। नॉर्वे की शाही ख़ानदान की खातून प्रिंसेस, वो भी इसी तरह के लोग, और स्टीफन हॉकिन वो भी। और ये बंदा जो है इसने भी अपना कोई इस तरीके से जाल बुना हुआ था कि चाहे वो साइंसदान हों, बड़े बड़े एकेडमिशियन हों, एकेडमिक्स हों, वो सारे उसके दरबार पर हाज़िरी देते थे। कभी किसी की कॉन्फ्रेंस रख लेता था अपने आइलैंड पे साइंसदानों की। वो बेचारे भी शौक़ से कि उन्होंने सोचा होगा कि अपने पल्ले से हम जा नहीं सकते तो चलें इसके कहने पे चले जाएंगे। हार्वर्ड का प्रेसिडेंट, उनके बड़े बड़े इकानॉमिस्ट, साइंटिस्ट, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, सियासतदानों को तो अभी छोड़ ही दें। और फिर जो अभी रिसेंटली एक और ख़ातून का जिक्र आया जो कि UAE की है, उनकी डायरेक्टर हैं ह्यूमन राइट्स की,
वो कह रही हैं कि औरतों पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है। बाद में पता चला कि वो अपनी बहन को उधर लेकर जा रही है और औरतों को लेकर जा रही है, ख़ुद पेश हो रही है। तो इसलिए कि मुझे पढ़ के मुझे ऐसे लगा कि जैसे शायद कोई ऐसा बंदा है जिसने कोई इस तरह के काम किए बगैर कोई तरक्की की हो। मुझे तो बाज़ का फ्रैंकली बहुत मैं शक में चला जाता हूँ, मैं एक हैरत में चला जाता हूँ कि ये क्या है। और ये वाकई ये जो इंकशाफात हुए हैं ये यानी ओवरऑल ये ज़ेन सादी में इनका बड़ा किरदार है। इनके ओवरऑल एलीट के बारे में लोगों की सोच अप्रोच जो है वो बड़ी बदल रही है। एक चीज़ रिपीट ऑफेंडर्स, मतलब अगर पहली बार कोई जाए या एक दफ़ा जाए तो उसको उस नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए या कि जी वो जाता रहता है ना ही नोस, क्योंकि पहली बार जाके तो बंदा एक्सपीरियंस करता है और फिर जब आपको पता चल जाए जब वो चला जाए, एंड दैट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हिज आइलैंड, इट्स अबाउट एनीथिंग इन लाइफ। इफ़ यू गो वन टाइम then it could be either a mistake or exploration, but you decide फिर आपके बार बार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। यहाँ वो लोगों की बात हो रही है who would just keep going, क्योंकि एक दो बारी में तो आपको पता चल ही जाता है ना कि उधर क्या हो रहा था। In any case, उमर चीमा, thank you for being here with us। अभी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर में। भाई फाइनली इमरान खान से तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की ना सही लेकिन कल उनके वकील की मुलाकात हो गई। ये मुलाकात 3 घंटे से ज़ायद जारी रही। फिर बुशरा बीबी की फैमिली की भी मुलाकातें हो गईं। हुकूमत की तरफ से इशारे मिल रहे हैं कि 8 फरवरी सुकून से गुजर गया है और PTI ने एहतजाज की कोई नई कॉल नहीं दी है, तो इमरान खान से मुलाकातों पर से पाबंदी उठ सकती है। आज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से इनकी मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस के अहकामात की रोशनी में हैदर शिराजी हमारे साथ ही मौजूद हैं। हैदर, बताइएगा, सबसे पहले तो सेहत के बारे में ही तशरीह थी ना, उनकी जो आंख का इन्फेक्शन था उसकी कोई इंफॉर्मेशन मिल सकी है और बड़ी तवील मुलाकात हुई है। आज रिपोर्ट का इंतजार हम सब करेंगे या आप तक कुछ इंफॉर्मेशन पहुंच रही हैं? जी आपका शुक्रिया। सलमान सफदर को सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया था और मुलाकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें किरदार है। और जब वो मुलाकात के लिए गए तो ये 3 घंटे की तवील मुलाकात थी। याद रहे कि इस मुलाकात से कबल वफाकी वज़रा की जानिब से भी कहा जाता रहा कि 8 फरवरी तक कोई मुलाकात नहीं होगी। बिल आखिर 8 फरवरी गुजरा तो बैरिस्टर सलमान सफदर जो बानी PTI के वकील हैं उनको मुलाकात की इजाजत मिल गई। वो 3 घंटे तक अंदर मुलाकात के लिए बानी PTI के हमरा रहे और जब वो बाहर निकले तो वो अलीमा खान और सलमान अकरम राजा के हमरा गुफ्तगू कर रहे थे और जो वीडियो सामने आई उसमें हम देख सकते हैं कि वो उनके दरमियान कुछ तकरार हो रही है और बहस हो रही है जो शिद्दत इख्तियार करते नजर आ रही है। लेकिन अभी तक क्लियर पोजीशन सिर्फ मीडिया ही नहीं, पार्टी के ओहदेदारों को भी नहीं बताई गई कि इस मुलाकात में क्या हुआ और बानी के क्या अहकामात थे। अभी मेरी इस गुफ्तगू से कबल ही पार्टी के रहनुमाओं से बात हुई। उन्होंने ये मुझे बताया है कि सलमान सफदर की मुलाकात के बाद पार्टी को कोई हदायत अभी तक जारी नहीं की गई हैं। और दूसरा, उनकी जानिब से कहा गया है कि बानी की सेहत के हवाले से तशवीश है, क्योंकि बुशरा बीबी की फैमिली जब मुलाकात करके आई तो उन्होंने कहा कि अभी भी आंख में तकलीफ है, तो लिहाजा जब तक सेहत के मुतालिक मुकम्मल मालूमात नहीं मिल जाती हम इस पर आगे इस तरह नहीं बढ़ सकते। दूसरा, पार्टी के अंदर इस वक्त एक और भी फैसले पर इख्तिलाफ हमें नजर आ रहा है कि एक तरफ सोहेल आफरीदी एक कंटेनर पर चढ़कर इस्लामाबाद की तरफ मार्च के हवाले से इशारा देते हैं जिसमें आज़ादी या मौत लिखा होता है, जबकि दूसरी जानिब पार्टी की मरकजी क़यादत और बिलखसूस अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास, जिन्हें इस तरह के मुज़ाकरात या मुज़ाहमत का इख्तियार बानी ने दे रखा है, उन्हें इस का इल्म नहीं होता। और बैरिस्टर गौहर खुद खुलकर ये कहते हैं कि हमें अभी तक इल्म नहीं, ना ही इस्लामाबाद आने का बानी ने कहा है। तो इस वक्त पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा तशवीशनाक पहलू ये है कि फैसले कौन कर रहा है, कौन इस तरह आगे बढ़ रहा है। दूसरा ये कि इस वक्त जुनैद अकबर भी हमने देखा कि गुज़श्ता तो फैसले फिर कौन कर रहा है? अब ये बताइएगा, महमूद अचकज़ई को इन्होंने तमाम फैसलों का इख्तियार, पार्लियामेंट के अंदर मौजूदा आजाद अरकान का ग्रुप है, इस आजाद अरकान के ग्रुप से अलग मैं बैठूंगा, स्पीकर से भी बात करूंगा। अगर हैदर आपको मेरी आवाज आ रही है?
तो आप मुझे बताइएगा कि फैसले फिर कौन कर रहा है? महमूद अचकज़ई को इन्होंने तमाम फैसलों का इख्तियार दिया हुआ था। अगर वो लाइल्म हैं कि ये पेशावर में एक कंटेनर तैयार करके बैठे हैं, तो पेशावर वालों के पस मंज़र में आपको पता है पहले भी कुछ लोग होते थे, मुतहर्रिक मुराद सईद का नाम अक्सर लिया जाता था। क्या वो अब भी मुतहर्रिक हैं? क्या वो इन फैसलों में शामिल हैं? क्या वो चाहते हैं कोई इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई हो, या वो नहीं चाहते हैं? और उनको इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिल रही हैं? मतलब वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ साइट हैं, लेकिन अपेरेंटली बहुत एक्टिव हैं। देखिए, ये फैसले जो हैं, इस सब चूंकि पार्टी इतनी तकसीम है, इतने ग्रुप उसमें हैं कि पार्टी का हर ग्रुप अपने अंदाज से फैसले कर रहा है। एक ग्रुप चाहता है मुज़ाकरात हो, दूसरा चाहता है मुज़ाहमत हो, तीसरा चाहता है कि जो ओहदेदार हैं उनकी बजाय वो खुद ओहदों पर आए। जिस तरह गुज़श्ता रोज जो जिक्र सामने आया है जुनैद अकबर का, तो इस वक्त बानी पीटीआई ने गुज़श्ता 3 माह से तकरीबन कहा हुआ है कि शायद खटक पार्लिमानी लीडर होंगे। वो अभी तक पार्लिमानी लीडर मुकर्रर ना हो सके, तो पंजाब से चंद अरकान चाहते थे कि वो पार्लिमानी लीडर हों। तो पार्टी के अंदर ये भी इख्तलाफ पाया जाता है कि वहाँ ज़रताज गुल के ओहदे छोड़े या हटाए जाने के बाद अब अभी तक पार्लिमानी लीडर मुकर्रर नहीं। और ये फैसले इसलिए सही और वाज़े नहीं हो रहे क्योंकि एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं। जुनैद अकबर की जैसे गुफ्तगू हम अभी सुनवाते हैं और फिर उस पर भी बात कर लेते हैं। मतलब फैसले वाज़े नहीं है और एक दूसरे की टांगें खींचने का तासुर सामने आ रहा है। जुनैद अकबर ने क्या कहा था, सुनिए जरा। मेरी तो बर्दाश्त खत्म हो गई। आज के बाद मैं ना आपके पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ, न मैं चीफ विप को मानता हूँ, न पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ, न किसी और को मानता हूँ। हम रोजाना यहाँ क्या चोले खाने आते हैं? हर बात पे चंद लोगों ने रोजाना बोलना होता है। यार ये कौन सा तरीका है? चीफ विप कौन होता है कि रोजाना फैसले करे कि फला रोजाना बोलता है? कोई तरीका है? कोई इंसानियत है आप लोगों में? कोई शराफत है? मैं कल स्पीकर को लेटर दूंगा कि मुझे पीटीआई से अलग मुझे सीट अलॉट करे। इनकी बर्दाश्त खत्म हो गई है, इससे क्या तासुर लें ये लोग? क्या दोबारा एहतजाज करके देखना चाहते हैं? क्योंकि एहतजाज तो पहले भी बहुत करके देख लिए, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो एक और दफा कर लेंगे तो क्या होगा? आपस में ही एहतजाज कर लें, क्योंकि ये क्लियरली किसी को नहीं मान रहे। देखें, जुनैद अकबर ने जो जिक्र किया इस ऑडियो में, वो मोहसिन नकवी का किया कि उनका नाम आप नहीं लेते, एक सूबे के ओहदेदारों का नाम नहीं लेते। दूसरी तरफ सोहेल आफरीदी गुज़श्ता रोज ही मोहसिन नकवी से मुलाकात करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो पार्टी के अंदर ये भी है कि बानी कहते हैं कि मोहसिन नकवी से अली अमीन क्यों मिले, जबकि बतौर वज़ीर आला वो मिलते रहे हैं। इस तरह पार्टी के पास कोई ऐसी वाज़े हिकमत अमली नहीं है कि किसके साथ हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ना है और किससे इख्तलाफ रखना है। और जुनैद अकबर, बैरिस्टर गौहर खान, असद कैसर और आमिर डोगर के हवाले से इख्तलाफ का इजहार कर रहे थे, क्योंकि हर बात पर जिस वक्त भी हुकूमत की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आता है, तकरीर ये करते हैं और ये जवाब देते हैं। जुनैद अकबर इनसे इजहार नाराजगी करते हुए कह रहे हैं कि यही हर मौका पर टीवी पर आने के लिए या फिर हर मौका पर जवाब देने के लिए खड़े होते हैं। बाकी अफराद जिनका ताल्लुक सूबे के मुख्तलिफ इजला से है, अगर किसी जिला के मुतल्लिक, किसी इलाके से मुतल्लिक कोई सवाल आता है, डिबेट होती है, तो इस पर उन अफराद को भी मौका मिलना चाहिए। तो ये बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर, इन अफराद के हवाले से ये सवाल उठाया गया है। अब ये स्ट्रेटजी जिस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आज सुबह सवेरे अरकान इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि हम ये तय कर लेंगे कि अगर हुकूमत से जिन वज़रा ने बात करनी है तो उनके बदले में पीटीआई के ये अपराध, यानी ठीक है, वो बंदे तय कर लेंगे जी, इनकी तरफ से जवाब दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हैदर। अनबिलीवेबल, अभी तक मतलब 10 स्टेटमेंट्स आती हैं, इतनी कंफ्यूजन हो जाती है हमें समझाने में और समझने में, तो उनको क्या समझ आ रही होगी आपस में? इसके बाद हाजिर होते हैं। नहीं, अच्छा जी, that's it जी, टाइम ही खत्म हो गया होगा। हालांकि इस पर मजीद तबसरा होना चाहिए था वैसे, बट वील सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे।